रहा हूं कि भाजपा इस तरह का काम करती, दोहरा चरित्र अपनाती, यही प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, यही पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में बैठते हैं। मैं अपनी बात को कहता हूं। हाँ, ठीक 156(3) से ठीक है महेश जी, सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं। इस बात को छोड़िए, इस बात को छोड़िए, फखरुल जी की बात सुनिए, छोड़िए इस बात को सर। मुझे नहीं डिबेट उस पर करना है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या लिखूं। बोलिए फखरुल। जिस व्यक्ति ने आदरणीय शंकराचार्य जी पे मुकदमा दर्ज कराया, उसका बैकग्राउंड क्या है? 156(3) से जो मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस तूफानी रफ्तार से कार्रवाई कर रही है, वो तूफानी रफ्तार उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर के मामले में क्यों नजर नहीं आया, जहां पे माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था? क्यों वो हाथरस में नजर नहीं आया? क्यों वो किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वालों पे नजर नहीं आया? जब माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा तब कार्रवाई हुई थी। ये कार्रवाई की रफ्तार तूफानी और सुनामी क्यों है? मुकदमा 156(3) से दर्ज होता है और तूफानी और सुनामी गति से पुलिस उस पर कार्रवाई करने वाराणसी चली जाती है। इसलिए स्पष्ट है कि सरकार चाहती है, सरकार की मंशा है कि आदरणीय शंकराचार्य जी पे कार्रवाई हो, और कार्रवाई और मुकदमा दर्ज कराने वाला व्यक्ति कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका इतिहास क्या है, उनका इतिहास दागदार है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं। और इस देश में आप पहले मौलानाओं पे, मदरसों पे कार्रवाई करते थे, अब आप आदरणीय शंकराचार्य पे भी कार्रवाई करने लगे। तो इस उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपने नहीं ठीक है सर, आपको कानून की रफ्तार से, आपको कानून की रफ्तार से भी दिक्कत हो गई है। आप कार्रवाई पर सवाल उठाइए, फिर भी समझ में आता है। एफआईआर दर्ज के बाद तुरंत पुलिस क्यों पहुंच गई? मोहर्त निकाल कर पहुंचना चाहिए था। इससे भी आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे कानून की रफ्तार तब कहां चली जाती है जब किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वालों को प्रेम पत्र भेजे जाते हैं। माननीय हाईकोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि कार्रवाई कीजिए। बलात्कारियों पे कार्रवाई के लिए माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप। ठीक है महेश वर्मा, रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई आप कर ही दीजिए इनकी बात का, क्योंकि आप पर इन्होंने तंज कसा था। ये कह रहे हैं कानून की रफ्तार आप अपनी सहूलियत के हिसाब से तय करते हैं। ये अलग बात है कि पीडीए वाली बात पर फखरुल जी नहीं बोले। बोलिए। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आता हूं फखरुल जी, आता हूं। 2024 में अभी तो हराया। बलात्कार और बलात्कार के बाद जिंदा जलाने का जो कुकृत्य है, गायत्री प्रजापति को याद करिए। मुलायम सिंह के टाइम में भी मंत्री रहे, सपा में भी रहे, और किस प्रकार का उनका कुकृत्य सामने आया, उससे कोई आदमी अनजान नहीं है। अब बात आ गई कि आज का जो हमारा विषय है, आज का जो मुद्दा है, वो ये है कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है, वो समानता का अधिकार देता है किसी को भी, और वो ये कहता है कि भाई किसी के साथ अगर कोई गलत हुआ है या किसी ने अगर अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि निष्पक्षता के साथ उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इन दोनों चीजों को कहां से इग्नोर किया गया? ये दोनों चीजें जो है आज की डेट में, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार जो है, कंप्लेन जो है, जो विक्टिम है उसने दिया, पुलिस ने उसके ऊपर अगर एफआईआर तुरंत नहीं की और वो व्यक्ति कोर्ट में गया, और कोर्ट का जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का व्यक्ति जो है, अपने विवेक से उसने ये जब एफआईआर करने का आदेश दिया, तो सवाल किसके ऊपर खड़ा किया जा रहा है? नहीं, लेकिन महेश जी, जो बात एक फखरुल हसन जी ने उठाई, वो बात बहुत लॉजिकल है। और वो बात बहुत लॉजिकल ये है कि कौन गया था कोर्ट? आशुतोष ब्रह्मचारी, जो रामभद्राचार्य जी के शिष्य बताए जा रहे हैं। 27 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं। गौ हत्या, रेप और गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज हैं। गुंडागर्दी, झूठा हलफनामा, नौकरी के लिए झांसा देना, ऐसे मामले दर्ज हैं। इसका क्या जवाब है? हाँ, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जिसमें XYZ कोई भी चला जाए कोर्ट के अंदर, कोई भी अगर पुलिस को जानकारी मिल जाए, कोर्ट को जानकारी मिल जाए, तो ये ड्यूटी बाउंड एक कानून कहता है, ये ड्यूटी बाउंड एक एक्शन इसमें होना चाहिए। अब ये जो था, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें कि जो एफआईआर दर्ज किया गया है, जो कोर्ट ने आदेश किया है कि भाई इसके तहत आप एफआईआर दर्ज कीजिए, उसमें किसी नहीं, ठीक है, नहीं, मैं आदेश पर जा ही नहीं रहा हूं फखरुल जी, सर मैं आदेश पर जा ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत लॉजिकल है कि जो कोर्ट गया उसका क्या बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा? क्या प्रैक्टिकल तौर पर यह चर्चा नहीं होगी कि आशुतोष ब्रह्मचारी का बैकग्राउंड क्या है?
और जो उन पर मुकदमे दर्ज है, क्या इसकी चर्चा नहीं होगी? कानूनी तौर पे आप मुझे कह दें कि मैं चोर हूं तो मैं चोर नहीं, नहीं मैं हो जाऊंगा कानूनी बात, सर मैं कानूनी पहलू की बात ही नहीं कर रहा हूं। ना। मैं तो वही बात कहूंगा ना। नहीं, मैं क्यों? जो देश का विधि विधान संविधान और कानून नहीं, अभी कानून की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूं। एक अपराधी भी चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि अदालत उसको सुनेगी, लेकिन क्या आशुतोष ब्रह्मचारी पर इस बहाने चर्चा नहीं होगी कि उन पर 27 से ज्यादा मुकदमे ये कौन से हैं, उनकी हिस्ट्री शीट क्या है? मैं तो कह रहा हूं, हम तो उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ नहीं है। आज की डेट में ये वही लोग हैं जो अभी तक हिंदू संतों को जो है माफिया बताते थे। सर आप आशुतोष अखिलेश यादव, फखरुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अखिलेश यादव क्या बोल रहे थे? ठीक है, इनके लोग जो है हमारे हिंदू देवी देवताओं का, देखिए भाजपा के प्रवक्ता, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो भी कह दीजिए इनको, वो ये नहीं बताते हैं कि संभल में भी 156(3) से मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस मामले में सरकार हाईकोर्ट चली जाती है। तब तो मेरा सवाल था कि जो रफ्तार है, जो सुनामी रफ्तार है कार्रवाई की, वो कार्रवाई संभल में नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी। यहाँ पे सरकार की मंशा है परेशान करने की आदरणीय शंकराचार्य जी को। इसलिए 156(3) से एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति मुकदमा लिखवाता है तो उस पर भी सुनामी तरीके से कार्रवाई हो जाती है। नहीं, सवाल की मंशा पे है। ना, राजनीति करने के बजाय आप उसके खिलाफ जाओ ना, लड़ो ना। कौन मना कर रहा है? ये ऐसा थोड़ी हो रहा है कि हम आपको, मैंने ये अखिलेश जी याद करिए कि आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा। मैं आगे बढ़ जाता हूं महेश जी, कई सारे मेहमान है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। फखरुल भाई सिर्फ एक बात कहते हुए कि लाठियों की रफ्तार पर जो इन्हीं अविमुक्तेश्वरानंद पर बरसी थी, आप लोग चुप हो जाते हैं और ये तर्क देते हैं कि हमने माफी मांग लिया। गोलियों की रफ्तार जो कार सेवकों पर चली थी, उस पर आप लोग दूसरे आजकल तर्क में उतर आए हैं। तो ये भी सहूलियत की पॉलिटिक्स है। इसमें भी पीडीए वाली बात आप छोड़ रहे हैं तो सियासी गेम ही है सर। उसका भी जवाब हिंदू संतों का, अगर हमसे सवाल कीजिएगा तो जवाब उसका भी दे देंगे हम। जवाब यही देंगे, अधिकारी वाला तर्क देंगे, जो कि हजम नहीं होगा वो तर्क सर। नहीं, क्यों? क्या गलत है? क्या गलत है वो तर्क? आप बताइए, क्या गलत है? क्या तो मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा था मंच से? उनके पुत्र कहाँ हैं? मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा था मंच से, गोलियों चलवाने का समर्थन क्यों किया था? तो मत जाइए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जितना सवाल उतना ही जवाब, वरना फिर आप लोगों की घेराबंदी शुरू हो जाएगी। नहीं, प्रशासनिक उस पे जाइएगा तो हम उस पे भी डिबेट करने के तैयार हूं, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। ठीक है स्वामी आनंद स्वरूप महाराज जी, ठीक है आनंद स्वरूप महाराज जी, माफिया तो कोडीन वाले भी हैं। हाँ ठीक है, क्या कार्रवाई होती है? उत्तर ठीक है, फिर कोडीन आप चले गए। क्या कार्रवाई होती है? अभी आपने कहा था कि डिरेल नहीं करते हैं फखरुल जी, अभी आपने कहा था डिरेल नहीं करते हैं, अभी आप खुद कोडीन पर पहुंच गए। तो चलिए टॉपिक पर ही रहते हैं, इधर उधर नहीं डिबेट, हम अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही आज रहते हैं। अब आनंद स्वरूप महाराज जी, एक पक्ष कह रहा है कानून अपना काम कर रहा है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है सनातन को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अभी मुक्तेश्वरानंद पर भी खुद गंभीर आरोप है। क्यों कानून अपना काम ना करे? देखिए, कानून के बीच में ना स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद जी आ रहे हैं, ना कोई संत समाज आ रहा है, लेकिन इस मुकदमे के पीछे मनसा क्या है? मनसा यदि ठीक होती तो हम लोग बोलते नहीं। हम लोग स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद को जानते नहीं तो उनके पक्ष में बोलते नहीं, उनके लिए बोलते नहीं। अभी जो मनसा है, योगी जी की मनसा है, सरकार की मनसा है कि नहीं मुझे